सभी को नमस्कार। इस वीडियो में हम लेसन 6 इकोनॉमिक्स का आगे पढ़ने वाले हैं और इस वीडियो में ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। मेक इन इंडिया 2.0 वैश्विक मूल्य श्रृंखला में भारत के समेकन को और बढ़ाने के लिए मेक इन इंडिया 2.0 अब 27 क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जिसमें 15 विनिर्माण क्षेत्र और 12 सेवा क्षेत्र शामिल हैं। इनमें से 24 उप क्षेत्रों को भारतीय उद्यमों की सामर्थ्य और प्रतिस्पर्धी बढ़त, आयात प्रतिस्थापन की आवश्यकता, निर्यात की संभावना और रोजगार में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए चुना गया है। समग्र और समन्वित तरीके से उप क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा देने के प्रयास जारी है। ई-बीज मिशन परियोजना सरकार द्वारा निवेशकों और व्यापारिक घरानों को रिटर्न फाइल करने, भुगतान सेवाएं प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस परियोजना के अंतर्गत ऑनलाइन पंजीकरण की व्यवस्था करने के उद्देश्य से ई ब्रिज मिशन परियोजना की शुरुआत की गई है। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना के अंतर्गत ई ब्रिज मिशन मोड परियोजना उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा तैयार की गई है। इस योजना का उद्देश्य एक ऐसी पारिस्थितिक प्रणाली सृजित करना है जिसके माध्यम से व्यापार और निवेश के बारे में केंद्र, राज्य और स्थानीय प्रशासन से संबंधित सभी नियामक सेवाओं की जानकारी एकल पोर्टल पर उपलब्ध कराई जा सके। नेक्स्ट है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीनस्थ उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ने ई ब्रिज पोर्टल पर केंद्र सरकार की 11 सेवाएं लॉन्च की है। इनमें से 4 सेवाएं कंपनी मामलों के मंत्रालय से, 2 सेवाएं केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड से, एक सेवा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन तथा पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन से, विदेश व्यापार महानिदेशालय से और 2 सेवाएं भारतीय रिजर्व बैंक से जुड़ी हुई है। यह परियोजना सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के आधार पर तैयार की गई है। ई ब्रिज के गवर्नमेंट टू बिजनेस पोर्टल की अवधारणा बेंगलुरु स्थित इंफोसिस लिमिटेड द्वारा विकसित की गई है। इसमें राष्ट्रीय स्मार्ट सरकार संस्थान सलाहकार भागीदार रहा है। यह परियोजना 10 वर्षों की अवधि के लिए विकसित की गई है। पहले 3 वर्ष पायलट चरण के लिए है, जबकि शेष 7 वर्ष विस्तारीकरण के लिए है। पायलट चरण के दौरान 50 सेवाएं 10 पायलट राज्यों में क्रियान्वित की जा रही है। आंध्र प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल इन पायलट राज्यों में शामिल है। 11 सेवाओं के एकीकरण के साथ ही नागरिकों और सरकारी विभागों के बीच सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक ढंग से मुहैया कराने की व्यवस्था शुरू कर दी गई है। ई ब्रिज मिशन परियोजना भारत सरकार के राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना के अधीन 31 मिशन मोड परियोजनाओं में से एक है। इन्वेस्ट इंडिया की शुरुआत निवेश संवर्धन प्रयासों को मजबूत करने और विदेशी निवेश को विशेषकर लघु और मध्यम उद्यमियों तथा परिवार स्वामित्व वाले विदेशी उद्यमों को संगठित रूप में तात्कालिक सेवाएं प्रदान करने के लिए मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत की गई है। इन्वेस्ट इंडिया वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के DPIIT तथा भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल परिसंघ और राज्य सरकारों का एक संयुक्त उपक्रम है।
इन्वेस्ट इंडिया भारत में व्यापार करने के सभी पहलुओं के बारे में जानकारी प्रदान करने, नीति एवं नियामक मुद्दों के बारे में निवेशकों का मार्गदर्शन करने तथा भारतीय उद्योग से संबंधित क्षेत्रों और प्रौद्योगिकियों के बारे में विशेष अध्ययन करने के लिए प्रथम संदर्भ बिंदु के रूप में काम करता है। स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016 को इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई। स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार की एक फ्लैगशिप पहल है जिसका उद्देश्य देश में नव प्रवर्तन और स्टार्टअप के संवर्धन के लिए मजबूत अर्थतंत्र का निर्माण करना है, जो सतत आर्थिक विकास का संचालन करेगी तथा बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करेगी। इस पहल के जरिए सरकार का उद्देश्य है कि स्टार्टअप उद्यमों को नव प्रवर्तन और डिजाइन के जरिए आगे विकास करने हेतु सशक्त बनाया जाए। नरेंद्र मोदी द्वारा नया उद्यम शुरू करने वाले स्टार्टअप कारोबारियों को 3 वर्षों के लिए कर छूट प्रदान करने, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त फंड ऑफ फंड्स में पूंजीगत लाभ का निवेश करने पर कर छूट देने, इंस्पेक्टर राज मुक्त परिवेश और स्टार्टअप को वित्त पोषण का समर्थन देने के लिए सरकार द्वारा 2,500 करोड़ का शुरुआती कोष बनाना, जिससे अगले 4 सालों के दौरान कुल 10,000 करोड़ का कोष किए जाने सहित कई तरह के प्रोत्साहन वाली स्टार्टअप इंडिया कार्य योजना की शुरुआत की गई है। इसके अलावा 9 श्रम और पर्यावरण कानूनों के अनुपालन के लिए प्रमाण योजना की भी घोषणा की गई है। कार्य योजना निम्नलिखित 3 स्तंभों पर आधारित है: सरलीकरण और हैंड होल्डिंग, धन का समर्थन और प्रोत्साहन, उद्योग शिक्षा भागीदारी। मुख्य बिंदु: स्टार्टअप के लिए सेल्फ सर्टिफिकेशन सिस्टम होगा। 3 सालों तक किसी भी स्टार्टअप के निरीक्षण हेतु कोई अधिकारी नहीं आएगा। स्वप्रमाण की यह व्यवस्था कर्मचारियों को ग्रेच्युटी भुगतान, ठेका कर्मचारी भविष्य निधि कोष, पानी और वायु प्रदूषण कानूनों के मामले में उपलब्ध होगी। स्टार्टअप इंडिया हब बनाए जाएंगे। इस हब की जिम्मेदारी मिशन को आर्थिक मदद व ज्ञान आदान प्रदान कार्यक्रम को बढ़ावा देने की होगी। स्टार्टअप हेतु एप्लीकेशन और वेब पोर्टल शुरू किया जाएगा। एक साधारण फॉर्म होगा जिससे रजिस्ट्रेशन कराना आसान होगा। स्टार्टअप के लिए एग्जिट प्लान की स्थापना की जाएगी, जिसके तहत 90 दिनों की अवधि में स्टार्टअप अपना कारोबार बंद कर सकेंगे। वैश्विक स्तर पर पहचान बनाने लायक स्टार्टअप को चयनित कर सरकार 10 करोड़ की मदद करेगी। स्टार्टअप उद्योगों को सरकारी ठेकों में अनुभव और कारोबार सीमा के मामले में छूट दी जाएगी। सरकार की ओर से एक राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्ट कंपनी बनाने का प्रस्ताव है, जिसमें अगले 4 वर्षों तक सालाना 500 करोड़ का बजट आवंटन किया जाएगा। देश में नव प्रवर्तन सोच के साथ आने वाले तकनीक आधारित इन नए उद्यमों के लिए एक उदार पेटेंट व्यवस्था लाई जाएगी। पेटेंट पंजीकरण में इन उद्यमों को पंजीकरण शुल्क में 80% की छूट दी जाएगी। स्टार्टअप कारोबारियों द्वारा कमाए जाने वाले लाभ पर व्यवसाय शुरू होने से पहले 3 सालों तक आयकर से छूट होगी। ऐसे उद्यमों में वित्त पोषण को बढ़ावा देने के लिए उद्यमियों द्वारा किए गए निवेश के बाद अपनी संपत्ति बेचने पर 20% की दर से लगने वाले पूंजीगत लाभ कर से भी छूट होगी। नवाचार को बढ़ाने हेतु अटल इनोवेशन मिशन की शुरुआत की जाएगी, जिसका उद्देश्य प्रतिभा को बढ़ावा देना होगा। इसके जरिए नए उद्यमियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इनक्यूबेटर्स के बीच स्वस्थ एवं अच्छे अभ्यासों को बढ़ावा देने के लिए वार्षिक इनक्यूबेट ग्रैंड चैलेंज वित्तीय सहायता के माध्यम से पूरे भारत में अटल इनोवेशन मिशन के तहत नए इनक्यूबेशन केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
इनक्यूबेटर विकास की शुरुआती अवस्था में स्टार्टअप को आवश्यक बुनियादी ढांचे और सहायता प्रदान करेगा। नेक्स्ट है, सरकारी खरीद के नियमों में ढील दिए जाने से स्टार्टअप को भी दूसरे अनुभवी उद्यमियों और कंपनियों के बराबर का मंच उपलब्ध हो जाएगा। स्टार्टअप हेतु बनाए गए ऋण गारंटी कोष से बैंकिंग प्रणाली से उद्यम ऋण का प्रवाह होगा। इस कोष से जोखिम के बदले गारंटी उपलब्ध हो सकेगी। एक वित्तीय वर्ष में देश भर में 5 लाख विद्यालयों से 10 लाख विद्यार्थियों को लक्षित किया जाएगा। साथ ही नवाचार संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए इंस्पायर पुरस्कार योजना का पुनरीक्षण किया जा रहा है। देश के IIT, IIM, सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों और NIT को सीधे संपर्क के द्वारा इस कार्यक्रम से जोड़ा जाएगा। नेस्कॉम की रिपोर्ट 2016 के अनुसार स्टार्टअप आधार के परिप्रेक्ष्य में भारत विश्व में तीसरे स्थान पर है। स्टैंड अप इंडिया 6 जनवरी 2016 को केंद्र सरकार ने अनुसूचित जाति और जनजाति एवं महिलाओं के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए स्टैंड अप इंडिया योजना को मंजूरी दी है। ये किसके लिए है? स्टैंड अप इंडिया अनुसूचित जाति और जनजाति एवं महिलाओं के बीच उद्यमशीलता को बढ़ाने के लिए। इस योजना का उद्देश्य प्रत्येक उद्यमशील वर्ग के लिए औसतन प्रति बैंक शाखा द्वारा कम से कम 2 ऐसी परियोजनाओं को सुगम बनाना है। 5 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोएडा में एक वेब पोर्टल के साथ स्टैंड अप इंडिया योजना को लॉन्च किया। इस योजना वर्ष 2025 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इस योजना 2025 तक इसे बढ़ा दिया गया है। और इसके मुख्य बिंदु, इस योजना से देश भर में स्थित 1.25 लाख बैंक शाखा नेटवर्कों से कम 2.5 लाख उधारकर्ताओं को फायदा होगा। 10,000 करोड़ की प्रारंभिक राशि के साथ भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के जरिए पुनर्वित्त खिड़की स्थापित करना, राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के जरिए ऋण गारंटी तंत्र के लिए 5,000 करोड़ के कोष का निर्माण करना, उधार लेने वालों को ऋण पूर्ण चरण एवं संचालनों दोनों प्रक्रियाओं के दौरान सहयोग देना। इसमें लेखा क्रय सेवाओं के साथ उनकी घनिष्ठता बढ़ाना, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एवं ई-मार्केट स्थानों के साथ पंजीकरण तथा सर्वश्रेष्ठ प्रचालनों एवं समस्या समाधान पर सत्रों का आयोजन शामिल है। इस योजना में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं को सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इसका समग्र उद्देश्य आबादी के ऐसे सुविधा विहीन क्षेत्रों तक बैंक ऋण की सुविधाएं प्रदान करने के लिए संस्थागत ऋण संरचना का लाभ उठाना है। सिडबी के कार्यालय और राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक को स्टैंड अप संपर्क केंद्रों के तौर पर नामित किया जाएगा। इस पहल से अन्य विभागों में चल रही योजनाओं के साथ सहयोग का भी लाभ मिलेगा। इस प्रक्रिया का नेतृत्व सिडबी के द्वारा संपूर्ण देश के विशेष संस्थानों के विभिन्न क्षेत्रों में दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सहयोग से किया जाएगा। ये बैंक ऋण अनुसूचित जाति व जनजाति एवं महिला वर्ग के ऐसे कर्जदारों द्वारा गठित गैर कृषि क्षेत्र में ग्रीनफील्ड उद्यमों के लिए 10 लाख से 1 करोड़ के बीच एवं 7 वर्षों की अवधि तक पुनर्अदायगी के योग्य होंगे। इस योजना के तहत ऋण उपयुक्त से संरक्षित एवं एक ऋण गारंटी योजना के जरिए ऋण गारंटी से समर्पित होंगे।
जिसके जरिए वित्तीय सेवा विभाग निपटान करता होगा तथा NCGTC संचालक एजेंसी होगी। समग्र ऋण का मार्जिन धन 25% तक होगा। एक अवधि के बाद ऐसा प्रस्ताव है कि क्रेडिट ब्यूरो के जरिए कर्जदारों के ऋण इतिहास का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत सूक्ष्म इकाई विकास एवं पुनर्वित्त एजेंसी लिमिटेड अर्थात मुद्रा बैंक की शुरुआत की। उल्लेखनीय है कि वित्त वर्ष 2015-16 के बजट में 20,000 करोड़ की राशि तथा 3,000 करोड़ की ऋण गारंटी राशि के साथ एक सूक्ष्म इकाई विकसित पुनर्वित्त एजेंसी के सृजन का प्रस्ताव रखा गया। मुद्रा बैंक उन सभी सूक्ष्म वित्त संस्थानों के जरिए विकास एवं पुनर्वित्त के लिए जवाबदेह होगा जो विनिर्माण, व्यापार और सेवा गतिविधियों से जुड़े सूक्ष्म एवं लघु व्यवसाय इकाइयों को ऋण देने के व्यवसाय में है। यह सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं के लिए एक नियामक के रूप में कार्य करेगा। मुद्रा बैंक सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को प्रत्यक्ष ऋण न देकर उन संस्थाओं को पुनर्वित्त प्रदान करता है जो सूक्ष्म उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। मुद्रा बैंक योजना के तहत छोटे उद्योगों एवं व्यवसायों को ऋण की सुविधा 3 चरणों में दी गई है। शिशु ऋण योजना, ये 50,000 तक का ऋण इसमें, और किशोर ऋण योजना में 50,000 से 5 लाख तक का, और तरुण ऋण योजना में 5 लाख से 10 लाख तक का। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के उद्देश्य: छोटी इकाइयों को कम लागत पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना, रोजगार को बढ़ावा देना, संस्थागत वित्त को बढ़ावा देना, स्वरोजगार को बढ़ावा देना, उद्यमशीलता को बढ़ावा देना। मुद्रा बैंक सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को सस्ती दरों पर आसानी से लोन उपलब्ध कराना। उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना। वर्ष 2014 तक $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने के विनिर्माण क्षेत्र में 2.5 अंकीय वृद्धि वांछनीय है। इसके लिए देश की विनिर्माण कंपनियों को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं का एक अभिन्न अंग बनाने की आवश्यकता है। आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत विनिर्माण में देश को वैश्विक चैंपियन बनाने के लिए 14 क्षेत्रों की PLI योजना के लिए पहचान की गई है। इस दिशा में केंद्रीय मंत्रिमंडल की स्वीकृति के बाद विभिन्न क्षेत्रों के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना घोषित हो गई है। PLI योजना का प्राथमिक उद्देश्य भारत को वैश्विक निर्माता के रूप में स्थापित करना तथा निर्यात को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट, मार्च 2020 में शुरू की गई PLI योजना आत्मनिर्भर भारत को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार के प्रयासों की आधारशिला है। इसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों को सहायता प्रदान करना, वैश्विक व्यापार में प्रभुत्व हासिल करना और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में उतार चढ़ाव और आघात सहने के लिए अधिक तैयार रहना, जैसा कि 1991 के पूर्व के संरक्षणवादी दृष्टिकोण के विपरीत था। इस योजना का उद्देश्य विनिर्माण को बढ़ावा देना, घरेलू रूप से निर्मित वस्तुओं की लागत प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करना, घरेलू क्षमता और पैमाने की अर्थव्यवस्था को भी बढ़ाना है। यह योजना विशेष रूप से मुख्य योग्यता और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करने के लिए डिज़ाइन की गई है। वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारतीय कंपनियों की स्थिति में सुधार करने के लिए प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के साथ साथ नवीनतम तकनीक को पेश करने, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा करने के लिए क्षेत्रों की क्षमताओं के आधार पर क्षेत्रों का चयन किया गया है। क्रियान्वयन एजेंसी। PLI योजना संबंधी मंत्रालयों विभागों द्वारा लागू की जाएगी।
और यह निर्धारित समग्र वित्तीय सीमाओं के दायरे में होगी। विभिन्न क्षेत्रों के लिए पीएलआई के अंतिम प्रस्तावों का मूल्यांकन व्यय वित्त समिति द्वारा किया जाएगा और इसे मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। वित्त वर्ष 2022-23 से आगामी 5 वर्षों तक सरकार ने पीएलआई योजना में लगभग 3 लाख करोड़ का कैपेक्स करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। इस योजना में भारत में 60 लाख से अधिक रोजगार पैदा करने और कुछ पूंजीगत निर्माण में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी को बढ़ाने की क्षमता है, जो वर्तमान में वित्त वर्ष 12 से वित्त वर्ष 20 के बीच लगभग 17 से 20% है। इस योजना से अगले 5 वर्षों में अधिक निर्यात के कारण निव्वल आयात में कमी आएगी, जिसके परिणाम स्वरूप व्यापार घाटे में कमी आएगी। 14 क्षेत्रों में फैली यह योजना वित्त वर्ष 23 से भारत के वार्षिक विनिर्माण कैंपस को 15 से 20% तक बढ़ा सकती है। नेक्स्ट है, देश को मोबाइल फ़ोन और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के एक हब के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से अप्रैल 2020 में पीएलआई योजना प्रारंभ की गई थी। नवंबर 2020 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नीति आयोग के प्रस्ताव पर 10 प्रमुख क्षेत्रों के लिए पीएलआई योजना को मंजूरी प्रदान की थी। वर्तमान में इसके अंतर्गत निम्नलिखित 14 क्षेत्र शामिल हैं। इसमें 14 क्षेत्र, ये वो 14 क्षेत्र हैं। इसके बाद है पीएलआई योजना में निवेश, रोजगार सृजन और विक्रय लक्ष्य प्राप्त होने पर ही प्रोत्साहन दिया जाता है। पीएलआई कार्यक्रम के अंतर्गत कुछ नवीनतम परिवर्तनों में जून 2022 में एक डिजाइन आधारित पीएलआई का शुभारंभ शामिल है, जो दूरसंचार निर्माण में संपूर्ण श्रृंखला को बढ़ावा देने और दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों के लिए पीएलआई योजना के हिस्से के रूप में 5G के लिए एक मजबूत कारोबारी माहौल तैयार करने के लिए है। भारत में हाई एफिशिएंसी सोलर पीवी मॉड्यूल के निर्माण के लिए कारोबारी माहौल तैयार करने और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में आयात निर्भरता को कम करने के लिए 19.5 करोड़ के परिव्यय के साथ हाई एफिशिएंसी सोलर पीवी मॉड्यूल के राष्ट्रीय कार्यक्रम पर पीएलआई योजना को मंजूरी प्रदान की है। राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन, केंद्रीय बजट 2020-21 में भारत के तकनीकी वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन की घोषणा की गई थी। तकनीकी वस्त्र उत्पादों को अनुप्रयोगों के क्षेत्रों के आधार पर 12 व्यापक श्रेणियों में विभाजित किया गया है। भारत की तकनीकी वस्त्र के आयात पर निर्भरता को कम करने तथा तकनीकी वस्त्रों में अग्रणी देश बनाने के लिए एनटीटीएम प्रारंभ किया गया है। इसके लिए बजट में 1480 करोड़ के अनुमानित परिव्यय प्रस्तावित है। इसकी अवधि 4 वर्ष यानी 2020-21 से 2023-24 तक की होगी। तकनीकी वस्त्रों का निर्माण सौंदर्यात्मक आवश्यकताओं की अपेक्षा तकनीकी गुणवत्ता और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। एनटीटीएम के 4 घटक हैं। घटक 1, इसके तहत 1000 करोड़ का परिव्यय किया जाएगा और इसमें क्या क्या होंगे? कार्बन फाइबर, अराइमिड फाइबर, नाइलॉन फाइबर के स्तर पर मौलिक अनुसंधान और भू टेक्सटाइल, कृषि टेक्सटाइल, चिकित्सा टेक्सटाइल, मोबाइल, खेल टेक्सटाइल के स्तर पर अनुप्रयोग अनुसंधान को प्रोत्साहन दिया जाएगा। घटक 2 में भारत के तकनीकी वस्त्र बाजार का आकार 2024 तक 40 से 50 अरब US डॉलर करना है। इसके लिए बाजार विकास
बाजार संवर्धन, अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी सहयोग, निवेश प्रोत्साहन और मेक इन इंडिया का सहारा लिया जाता है। घटक 3, इसका उद्देश्य तकनीकी वस्त्र के निर्यात की वर्ष 2023-24 तक 10% औसत वार्षिक वृद्धि सुनिश्चित करना है। इस क्षेत्र में प्रभावी समन्वय और संवर्धन गतिविधियों के लिए तकनीकी वस्त्र निर्माण संवर्धन परिषद का गठन किया गया है। नेक्स्ट घटक है 4, यह मिशन उच्चतर इंजीनियर एवं प्रौद्योगिकी स्तर पर तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देगा। इसके लाभ अनुप्रयोग का दायरा इंजीनियरिंग, चिकित्सा, कृषि, जलीय कृषि और डेयरी क्षेत्र तक बढ़ाया जाएगा। इस मिशन का कार्यान्वयन 3 टियर वाले संस्थागत तंत्र के माध्यम से किया जा रहा है। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय वस्त्र मंत्री कर रहा है। नेशनल कैपिटल गुड्स पॉलिसी 2016। कैपिटल गुड्स के क्षेत्र में नेशनल कैपिटल गुड्स पॉलिसी अपनी तरह की पहली नीति है, जिसका उद्देश्य कैपिटल गुड्स के उत्पादन को बढ़ाना है। कैपिटल गुड्स के क्षेत्र में 2014-15 में 2,30,000 करोड़ का उत्पादन हुआ है, जिसे 2025 तक 7,50,000 करोड़ करने का लक्ष्य रखा गया है। 2014-15 में ये 2,30,000 करोड़ का उत्पादन हुआ है और जिसे 2025 तक 7,50,000 करोड़ करने का लक्ष्य रखा गया है। इससे 8.4 मिलियन से 30 मिलियन तक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। इस नीति के द्वारा निर्यात को वर्तमान स्तर 27% से बढ़ाकर 2025 तक 40% करने की परिकल्पना की गई है। इससे भारत की कुल मांग में घरेलू उत्पादन में हिस्सेदारी 60% से बढ़कर 80% हो जाएगी। इस नीति में सभी उप क्षेत्रों में तकनीकों में सुधार, कौशल उपलब्धता को बढ़ावा, आवश्यक मापदंडों का पालन करने व MSME के पूंजीगत विकास व वृद्धि को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया है। इस नीति के उद्देश्यों को पूरा करने एवं नीति के क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व बाहरी उद्योग विभाग का है। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन। भारत सरकार ने वर्ष 2024-25 तक 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर सकल घरेलू उत्पाद की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए बुनियादी ढांचे पर आगामी वर्ष में 1.4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक निवेश करने की आवश्यकता है। विदित है कि वित्त वर्ष 2008 से 17 में भारत ने बुनियादी ढांचे पर लगभग 1.1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया था। वर्तमान में कोरोना के कारण दुष्प्रभावित अर्थव्यवस्था में अवसंरचना निवेश ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। वर्ष 2019 में स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री ने आगामी 5 वर्षों में आधारभूत अवसंरचना पर 100 लाख करोड़ का निवेश की घोषणा की थी। इसी का अनुसरण करते हुए 111 लाख करोड़ से अधिक लागत वाली राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन शुरू की है। इसमें विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत 9,000 से अधिक परियोजनाएं शुरू की गई है। इसका महत्व अग्रलिखित है। देश को अपनी आर्थिक विकास दर बनाए रखने के लिए 2030 तक बुनियादी ढांचे पर अनुमानित 4.5 ट्रिलियन डॉलर खर्च करने की आवश्यकता होगी। इनमें NIP की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। देश में बेरोजगारी एक गंभीर समस्या है। ऐसे में NIP द्वारा बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में समुचित निवेश व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ाएगा तथा इससे रोजगार के नवीन अवसर उत्पन्न होंगे। इसके माध्यम से जीवन यापन में सुगमता आएगी तथा बुनियादी ढांचे तक सभी की समान पहुंच संभव हो सकेगी, जिससे विकास और अधिक समावेशी होगा। तार्किक रूप से विकसित बुनियादी ढांचा आर्थिक गतिविधियों के स्तर को बढ़ाता है तथा सरकार के राजस्व आधार में सुधार करके अतिरिक्त राजकोषीय स्थान उपलब्ध भी कराता है।
यह कार्यक्रम परियोजनाओं को पूरा करने के संबंध में बेहतर दृष्टिकोण प्रदान करता है। साथ ही परियोजना में बोली लगाने के लिए तैयार हेतु पर्याप्त समय भी प्रदान करता है। यह कार्यक्रम परियोजना के असफल होने जैसी आशंका को कम करता तथा निवेशकों के आत्मविश्वास में वृद्धि के परिणाम स्वरूप वित्त के स्रोत तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित करता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कृषि और ग्रामीण बुनियादी ढांचे का विकास अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके तहत सिंचाई और ग्रामीण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर लगभग 16 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना है, जो इस क्षेत्र को गति प्रदान करेगा। इसके माध्यम से देश में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बेहतर होगी। उल्लेखनीय है कि इसके तहत सड़क परियोजनाओं पर 20 लाख करोड़ रुपए और रेलवे परियोजनाओं पर 13.67 लाख करोड़ खर्च करने की योजना है। अर्थव्यवस्था में ही एनपीए संकट और अन्य कारणों से निजी निवेश की कमी का सामना कर रही थी। ऐसे में कोरोना के कारण धीमी पड़ी विकास दर ने इसे और अधिक गंभीर बना दिया है। ऐसे में अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए सरकार द्वारा अपने संसाधनों से निवेश करना महत्वपूर्ण है। इसके सामने चैलेंजेस क्या क्या है? भारतीय बैंकों में एनपीए एक बड़ी समस्या है, जो कोरोना के बाद अधिक गंभीर हो जाएगी। ऐसे में बैंकों को एनआईपी में निवेश के लिए बाध्य किया जाता है, तो आगे चलकर एनपीए संकट और अधिक बढ़ सकता है। यह कार्यक्रम अत्यंत विस्तृत है और इसका कार्यान्वयन आसान नहीं होगा। इसके लिए सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच समन्वय बहुत बड़ी चुनौती है। बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भूमि अधिग्रहण एक बड़ी चुनौती है। इसके लिए लाखों लोगों का पुनर्वास आसान नहीं होगा। केंद्र और राज्य सरकारों की कमजोर वित्तीय स्थिति और उच्च राजकोषीय घाटे को देखते हुए आगामी वर्षों में इतना अधिक निवेश करना एक चुनौती है। अवसंरचना विकास के दौरान पर्यावरण संबंधी चिंताओं का समाधान भी एक चुनौती है। दरअसल विभिन्न पक्षों के मध्य सामंजस्य और सहयोग स्थापित करके उपयुक्त चुनौतियों का सामना किया जा सकता है। 111 लाख करोड़ की परियोजना से देश का बुनियादी ढांचा सुदृढ़ होगा, जिससे देश में उत्पादन की दर बढ़ेगी और साथ ही निवेशकों को आकर्षित करने का एक बेहतर माहौल बनेगा। वास्तव में इतनी बड़ी धनराशि खर्च करने से आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, जिससे अर्थव्यवस्था में मांग में वृद्धि होगी और रोजगार के अवसर निर्मित होंगे। फलतः सरकार के राजस्व में भी वृद्धि होगी। इस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था के 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का मार्ग प्रशस्त होगा। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री गति शक्ति। ये अक्टूबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रसद लागत को कम करने के लिए समन्वित और बुनियादी अवसंरचना परियोजनाओं के निष्पादन हेतु महत्वाकांक्षी गति शक्ति या नेशनल मास्टर प्लान फॉर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्लान लॉन्च किया है। इसके प्रमुख उद्देश्य जमीनी स्तर पर काम में तेजी लाना, लागत में कमी करना, रोजगार पैदा करने पर ध्यान देने के साथ साथ आगामी 4 वर्षों में बुनियादी अवसंरचना परियोजनाओं की एकीकृत योजना और कार्यान्वयन सुनिश्चित करना है। इस योजना में वर्ष 2019 में शुरू की गई 110 लाख करोड़ की राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन को समाहित करेगी। रसद लागत में कटौती के अलावा इस योजना का उद्देश्य कार्गो हैंडलिंग क्षमता को बढ़ाना और व्यापार को बढ़ावा देने हेतु पत्तनों पर परिवर्तन काल को कम करना। यह वर्ष 2024 के लिए सरकार द्वारा निर्धारित महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करेगा, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क की लंबाई को 2 लाख किलोमीटर तक विस्तारित करना, 200 से अधिक नए हवाई अड्डों,
हेलीपोर्ट, वाटर एरोड्रोम का निर्माण करना शामिल है। एकीकृत दृष्टिकोण यह बुनियादी अवसंरचना से संबंधित 16 मंत्रालयों को एक साथ लाने पर जोर देता है। यह लंबे समय से चली आ रही समस्याओं जैसे संबंध योजना, मानकीकरण की कमी, मंजूरी संबंधी चुनौतियां दूर करने के साथ साथ समय पर बुनियादी अवसंरचना की क्षमता के निर्माण एवं उपयोग में मदद करेगा। गति शक्ति डिजिटल प्लेटफॉर्म, इनमें एक अम्ब्रेला प्लेटफॉर्म का निर्माण शामिल है जिसके माध्यम से विभिन्न मंत्रालयों विभागों के बीच रियल टाइम पर समन्वय के माध्यम से बुनियादी अवसंरचना परियोजनाओं का निर्माण कर उन्हें प्रभावी तरीके से लागू किया जा सकता है। अपेक्षित परिणाम, यह योजना मौजूदा एवं प्रस्तावित कनेक्टिविटी परियोजनाओं की मैपिंग में मदद करेगी। साथ ही इसके माध्यम से देश में विभिन्न क्षेत्रों और औद्योगिक केंद्रों को जोड़ने संबंधी योजना भी स्पष्ट हो सकेगी। एक समग्र एवं एकीकृत परिवहन कनेक्टिविटी रणनीति मेक इन इंडिया का समर्थन करेगी और परिवहन के विभिन्न तरीकों को एकीकृत करेगी। इससे भारत को विश्व की व्यापारिक राजधानी बनने में मदद मिलेगी। वोकल फॉर लोकल एवं आत्मनिर्भर भारत का दर्शन। ये श्री नरेंद्र मोदी ने कोविड महामारी के दौरान राहत पैकेज की घोषणा करते हुए वोकल फॉर लोकल का मंत्र दिया था। इसके साथ ही उन्होंने आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य निर्धारित किया था। कोविड-19 के कारण विश्व स्तर पर कई देशों में लॉकडाउन से आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान हुआ है। इसके परिणाम स्वरूप आयात पर निर्भरता कम करके घरेलू उत्पादन क्षमताओं को बढ़ाने की रणनीति पर बल दिया जा रहा है। वास्तव में वोकल फॉर लोकल की रणनीति सरकार की मेक इन इंडिया योजना को सुदृढ़ करने की तरह ही है। जहां मेक इन इंडिया ने आपूर्ति पक्ष सुधारों को लाने का प्रयास किया था, वहीं इसके तहत मांग पक्ष में व्यवहार परिवर्तन का प्रयास किया जा रहा है। वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत की रणनीति के तहत विभिन्न सरकारी फैसलों में घरेलू सामानों की खरीद को प्राथमिकता दी जा रही है। इसे विभिन्न देशों द्वारा अपनाई गई संरक्षणवाद और आयात प्रतिस्थापन की वैश्विक घटना के अनुरूप देखा जा रहा है। वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत की रणनीति। दरअसल इसके तहत भारत आयात प्रतिस्थापन और अलगाववाद की नीति नहीं अपना रहा है, बल्कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में सक्रिय रूप से भागीदारी करके एफडीआई के अनुकूल एफडीआई के अनुकूल वातावरण निर्माण करने का प्रयास कर रहा है। इसके अंतर्गत अनावश्यक नौकरशाही नियंत्रण, व्यापारिक बाधाओं को समाप्त करके भारतीय उद्यमियों व्यापारियों को मुक्त व्यापार का अवसर दिया जाएगा। इसके तहत स्थानीय ब्रांडों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसका अर्थ अर्थव्यवस्था के लिए समाजवादी संरक्षणवाद दृष्टिकोण अपनाना नहीं है, बल्कि आत्मनिर्भर का अर्थ लचीलापन, घरेलू क्षमता का अधिकतम लाभ, व्यक्तिगत जिम्मेदारी और व्यक्तिगत भावना से राष्ट्रीय मिशन के लिए कार्य करना है। भारत गैर रणनीतिक सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण के मार्ग का अनुसरण करेगा और अंतरिक्ष रक्षा जैसे नए क्षेत्रों के निजीकरण की भी शुरुआत करेगा। एक तरफ श्रम कानूनों में अधिक लचीलापन लाया जाएगा, तो वहीं दूसरी तरफ श्रमिकों की सुरक्षा और काम करने की परिस्थितियों के लिए अधिक कड़े सुरक्षा मानदंडों को अपनाया जाएगा। दरअसल आत्मनिर्भर भारत की रणनीति उदारीकरण के सुधारों को आगे बढ़ाने का ही कार्यक्रम है, जिसमें घरेलू आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करके भारत को शुद्ध वैश्विक उपभोक्ता से निर्माता बनाने का प्रयास किया जा रहा है। वास्तव में आत्मनिर्भर भारत केवल एक नारा नहीं, बल्कि भारत की बौद्धिक परंपरा में गहरे जड़ों वाला एक दृष्टिकोण है। इसका तात्पर्य दुनिया में आत्मविश्वास से खड़े होना, न कि संरक्षणवाद अपनाकर वैश्विक अर्थव्यवस्था से
अलग हो जाना है। राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाइपलाइन। अगस्त 2021 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाइपलाइन की शुरुआत की। राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाइपलाइन के तहत वित्त वर्ष 2022 से वित्त वर्ष 2025 तक की 4 साल की अवधि में केंद्र सरकार की मूल संपत्ति में 6 लाख करोड़ की कुल मौद्रीकरण क्षमता का अनुमान लगाया है। यह योजना प्रधानमंत्री की रणनीतिक विनिवेश नीति के अनुरूप है, जिसके तहत सरकार केवल कुछ ही विशिष्ट क्षेत्रों में उपस्थिति बनाए रखेगी और शेष को निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया जाएगा। राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाइपलाइन, इसका उद्देश्य ब्राउनफील्ड परियोजना में निजी क्षेत्र को शामिल करना और उन्हें राजस्व अधिकार हस्तांतरित करना है। हालांकि इसके तहत परियोजनाओं के स्वामित्व का हस्तांतरण नहीं किया जाएगा। साथ ही इसके माध्यम से उत्पन्न पूंजी का उपयोग देश भर में बुनियादी अवसंरचनाओं के निर्माण के लिए किया जाएगा। एनएमपी का प्राथमिक कार्य मौद्रीकरण के लिए एक स्पष्ट ढांचा प्रदान करना और संभावित निवेशकों के लिए मौद्रीकरण हेतु उपलब्ध संपत्ति की एक सूची तैयार करना है। केंद्रीय बजट 2021-22 के तहत स्थायी बुनियादी अवसंरचना के वित्त पोषण हेतु मौजूदा सार्वजनिक बुनियादी अवसंरचना परिसंपत्तियों के मौद्रीकरण को एक प्रमुख साधन के रूप में मान्यता दी गई थी। वर्तमान में इसके तहत केवल केंद्र सरकार के मंत्रालयों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की संपत्ति को ही शामिल किया गया है। सरकार ने स्पष्ट किया कि ब्राउनफील्ड संपत्तियां वे संपत्तियां जिन्हें निष्पादन जोखिमों से जोखिम रहित किया गया है और इसलिए निजी निवेश को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसमें 12 से अधिक संबंधित मंत्रालय और 22 से अधिक संपत्ति श्रेणियां हैं। इन सेक्टरों में सड़क, बंदरगाह, हवाई अड्डे, रेलवे, वेयर हाउसिंग, गैस और उत्पाद पाइपलाइन, बिजली उत्पादन और पारेषण, खनन, दूरसंचार, स्टेडियम, हॉस्पिटैलिटी और आवास शामिल है। मौद्रीकरण के माध्यम से जुटाई जाने वाली अनुमानित राशि राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन के तहत केंद्र के 43 लाख करोड़ के प्रस्तावित परिव्यय का लाभ लगभग 14% है। ये कुछ आंकड़े हैं। शीर्ष 5 क्षेत्रों के अनुमानित मूल्य के आधार पर कुल पाइपलाइन मूल्य 86% हिस्सेदारी है। इन शीर्ष 5 क्षेत्रों में शामिल है सड़क 27%, रेलवे 25%, विद्युत 15%, तेल व गैस पाइपलाइन 8% और दूरसंचार 6% है। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन बुनियादी अवसंरचना परियोजनाओं पर एक सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान करेगी, जो रोजगार पैदा करने, जीवन यापन में सुधार और सभी के लिए बुनियादी अवसंरचना तक समान पहुंच सुनिश्चित करने में मददगार होगी, जिससे विकास अधिक समावेशी हो सकेगा। इसमें मुख्यतः आर्थिक और सामाजिक बुनियादी अवसंरचना परियोजनाएं शामिल हैं। बुनियादी अवसंरचना विकास से संबंधित अन्य पहलों में राज्यों के पूंजीगत व्यय हेतु विशेष सहायता योजना और औद्योगिक गलियारे आदि शामिल है। नीति आयोग ने राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाइपलाइन की सफलता के लिए महत्वपूर्ण घटक के रूप में इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जैसे मौद्रीकरण उपकरणों को बढ़ाने हेतु नीति एवं नियामक परिवर्तन लाने की सिफारिश की है। मौद्रीकरण मोनेटाइजेशन। एक मौद्रीकरण लेन देन में सरकार मूल रूप से अग्रिम धन, राजस्व हिस्सेदारी और परिसंपत्तियों में निवेश की प्रतिबद्धता के बदले में एक निर्दिष्ट लेन देन अवधि के लिए निजी कंपनियों को राजस्व अधिकार हस्तांतरित करती है। उदाहरण के लिए रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट
सड़कों व बिजली क्षेत्रों में संपत्ति का मुद्रीकरण करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रमुख रचनाएं हैं। ये स्टॉक एक्सचेंजों में भी सूचीबद्ध है। निवेशकों को द्वितीयक बाजारों के माध्यम से भी तरलता प्रदान करते हैं, जबकि ये एक संरचित वित्तपोषण वाहन है। सार्वजनिक निजी भागीदारी के आधार पर अन्य मौद्रीकरण मॉडल में शामिल है। इसमें क्या क्या है? OMT है, ऑपरेट मेंटेन ट्रांसफ़र, TOT टोल ऑपरेट ट्रांसफ़र, और OMD ऑपरेशन मेंटेनेंस डेवलपमेंट। तो ये लेसन ख़त्म हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।